इस बार का जीएस पेपर 1 काफ़ी फैक्चुअल है और इसीलिए मार्क्स भी बहुत ही अधिक ग्रोस होगा। पुराने पैटर्न की तरह ही इस बार भी कुल 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन 20 क्वेश्चंस में भी सारे क्वेश्चंस सीधा-साधा टू द पॉइंट पूछे गए हैं। इसमें से 10 क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स के होते हैं, जिनको 150 शब्दों में जवाब देना होता है तथा 10 नंबर से 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है 250 शब्दों में देना होता है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन को 15 नंबर अलॉट किए जाते हैं। और इस बार का पेपर जब फैक्चुअल है तो मार्क्स भी 100 प्लस लाना बहुत मुश्किल नहीं है। और जीएस पेपर 1 में सोसाइटी का जो पेपर है उसमें काफ़ी क्रिएटिव क्वेश्चंस आए हैं, जो सबका एक अंदर का जो ज्ञान है उसे टटोलने का प्रयास किया जा सकता है। हम लोग इस वीडियो में यह देखेंगे कि कैसे प्रश्नों का फॉर्मेटिंग करना है तथा उसका जो समराइज्ड आंसर है क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो प्राचीन काल में जो भारत का विकास हुआ था उसमें ज्योग्राफी का क्या रोल था, यह पूछा गया है। टू द पॉइंट क्वेश्चन है और इसमें डायरेक्ट कारकों की बात करते हैं। तो पहला जो कारक था, भारत के ज्योग्राफी ने सुरक्षा प्रदान किया, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि हिमालय की जो संरचना थी उसने बाहरी देशों से लोग भारत को आक्रमण से बचाए रखा। केवल खैबर पास ही था जिससे मध्य एशिया के लोग यहाँ पर प्रवेश कर सकते थे। साथ ही इधर जो समंदर था, इसी कारण यहाँ पर जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का भी आक्रमण नहीं हो पाया और एक तरह से भारत एकाकी भौगोलिक इकाई के रूप में ही बना रहा। दूसरा, यहाँ पर उपजाऊ मृदा थी और ख़ास तौर से जो गंगा बेसिन और कावेरी बेसिन था वहाँ पर अतिशय उत्पादन हुआ। कृषि का जब अतिशय उत्पादन होता है तभी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का विकास होता है। तो इस भूगोल ने, जो नदी थी और यहाँ की मृदा थी, उसने यहाँ पर विकास को बढ़ावा दिया। साथ ही भारत जो है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ही अधिक था, यहाँ का जलवायु काफ़ी विविधतापूर्ण थी। इसी कारण यहाँ पर पेड़ पौधे तथा खनिज जो है काफ़ी अधिक मिला। एग्जाम्पल के तौर पर अशोक के काल में झारखंड से जो है कोयला और जितने भी लोहा संसाधन है उसे प्राप्त किया जाता था। हाथी की प्राप्ति जो है मध्य भारत से आसानी से यहाँ पर हो जाता था और मध्य भारत में जब हाथियों की प्राप्ति होती थी तो बड़े बड़े चीज़ों को खींच के ले जाया जाता था। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के रूप में नदियों का उपयोग किया जाता था और चूँकि भारत का ये हिस्सा पूरा पानी से घिरा हुआ था इसलिए बंदरगाहों का विकास हुआ और इसीलिए यहाँ पर जो है बंदरगाहों के विकास से विश्व व्यापार बढ़ा। एग्जाम्पल के तौर पर अर्कमेडी है, तोरा, तोंडी, मजोरी, ऐसे बंदरगाह विकसित हुए। तो इन सबको थोड़ा विस्तार देते हुए 150 शब्दों में उल्लेखित करना था। दूसरा प्रश्न भी काफ़ी स्टेट है, महात्मा गांधी तथा रविंद्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा तथा राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। तो कुल मिला के दोनों के विचारों में शिक्षा में क्या अंतर था और राष्ट्रवाद में क्या अंतर था। इसमें 2 प्रश्न हैं। इस प्रश्न को लिखने के लिए गांधी जी का वर्धा शिक्षा प्लान और रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा प्लान को कंपेयर करना है। तो आपको तो महात्मा गांधी के वर्धा प्लान के बारे में पता ही है, तो उससे कंपेयर करेंगे। और शिक्षा के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि उन्होंने बचपन में ही यह महसूस किया था कि एक कमरे में बंद होकर पढ़ना अच्छा उन्हें नहीं लगता था और खुद स्वतंत्र होकर पढ़ते थे। तो कुल मिला के वे पूरी स्वतंत्रता के साथ पढ़ना चाहते थे और यही कारण है कि बाद में उन्होंने शांति निकेतन नाम का एक ओपन स्कूल भी चलाया। वहीं गांधी जी का यह भी मानना था कि बच्चों को इस तरह से डेवलप किया जाए कि वे सोशली पूरी तरीके से फिट हो जाए, पूरे स्ट्रॉन्ग बन जाए। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि शिक्षा इस तरह से दिया जाना चाहिए कि उसके सभी क्षमताओं का पूर्ण विकास हो जाए। और कुछ लोग इसे कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि हर एक व्यक्ति को सुपर ह्यूमन बना दिया जाए। वहीं टैगोर जी का यह भी मानना था कि शिक्षा जो है इंसानों को संत बनाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी के कपड़ा जलाने का विरोध करते हुए इस बात का भी विरोध किया था कि सभी को चरखा चलाने से सबका रचनात्मकता नष्ट हो जाएगी। कुल मिला के जो गांधी जी का वोकेशनल कोर्स था शिक्षा में कि सभी को चरखा चलाना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके सख्त खिलाफ थे और उनका कारण यह था कि अगर सभी चरखा चलाएंगे तो सभी का स्किल तो चरखा चलाने के लिए नहीं हुआ था, उनका कुछ अलग स्किल होगा और आप सबके स्किल को नष्ट कर रहे हैं। तो इन विरोधों को थोड़ा एलोब्रेट करके आपको लिख देना है। उसके बाद राष्ट्रवाद में जो है रविंद्रनाथ टैगोर का स्पष्ट था कि यूरोप का जो नैरो नेशनलिज्म है उसके खिलाफ था और गांधी जी का भी उसी
हिसाब से जो अंतर था उनको थोड़ा एलोबरेट करके लिख देना है कि कैसे यूरोप के प्रति गांधी जी का पहले सपोर्टिव नेचर था वर्ल्ड वॉर वन में, और कैसे जो नेशनलिज्म था वह इंडियन कल्चर से काफ़ी जुड़ा हुआ था। उन दोनों को बीच जोड़ते हुए इसको एलोबरेट करना है। और इसमें जो अंत में निष्कर्ष लिखना है वह गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो सिमिलरिटीज़ थी इन दोनों में, शिक्षा और राष्ट्रवाद में, उनको थोड़ा समराइज करके लिखना होगा ताकि एक समन्वित निष्कर्ष निकले और अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो सके। और इस निष्कर्ष को कई एंगल से लिख सकते हैं। कुल मिला के इसी बात से आप लिख सकते हैं कि जो वैचारिक विविधता था उसी से भारत समृद्ध हुआ, और दोनों के आज सिर्फ गांधी और टैगोर भारत में नहीं है बल्कि दोनों का विचार, सम्मिलित विचार ही भारत के विकास में उत्थान का कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। वह वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते नहीं हैं जनरली, लेकिन इस बार जो दिया भी गया है वह विशेष नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, जनरल नॉलेज से कोई भी इसे सॉल्व कर सकता है। इस प्रश्न में दो प्रभावों की बात की गई है, एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक प्रभाव। इसे दो फॉर्म में लिखा जाएगा। और इसमें एक और शब्द ध्यान देने की बात है, विभिन्न देशों में, तो किसी एक देश के संदर्भ में सिर्फ ये आंसर नहीं लिखा जाएगा, पूरे विश्व के संदर्भ में लिखा जाएगा और विश्व के अन्य सारे एग्जाम्पल्स देने होंगे। तो जनरली जब शुरू करेंगे तो कहेंगे कि रेलवे ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा तो सामाजिकता का दायरा बढ़ाया। अगर किसी तरह के एथनिसिटी डिफरेंस था, जाति प्रथा थी, तो उसको भी ख़त्म किया, क्योंकि अब लोग एक ही कोच में, एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और कोई नहीं पूछता था कि आप किस रेस से हैं, आप किस कास्ट से हैं। उसके बाद सोशलिज्म को बढ़ाया, क्योंकि अब सोसाइटी एक सीमित स्तर तक ना रह के एक शहर से दूसरे शहर तक कनेक्ट होने लगा था। रेलवे के विकास के कारण ही जो पारिवारिक रिश्ते थे वह भी फैलने लगे। पहले जो रिश्ते होते थे बहुत ही सीमित स्थानों तक आस पड़ोस में होते थे। जब रेलवे आ गया तो दूर तक लोग ट्रेवल करने लगे, जान पहचान बढ़ा, तो विवाह संबंध भी दूर तक फैलने लगे। और इसी तरह कुछ और पॉइंट्स एलोबरेट करते हुए आर्थिक प्रभावों की बात करें तो रेलवे आने से जो सामान था वह दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचने लगा। इससे बाजार तंत्र का विकास हुआ। लोगों को आवाजाही, जब रेलवे से सुविधा मिली तो व्यापार जो है चारों ओर फैलने लगा। अब कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार को फैला सकता था आसानी से। और इसके साथ अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को लिखना है। कई लोग क्या करते हैं, प्रभावों में सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट डाल देते हैं, अब नेगेटिव पॉइंट डालना भूल जाते हैं या उनका ध्यान भी नहीं जाता। तो नेगेटिव पॉइंट में डालना होगा कि कौन से सामाजिक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो इसमें हुआ क्या, जब रेलवे का विकास हो गया तो लोग अपराध करने लगे और दूर दूर तक छिपने का उनको मौका मिला। रेलवे के विकास से लोगों का जो सीमितपन था वह व्यापक हुआ, तो रिश्ते भी टूटने लगे, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलने लगे रिश्ते के बारे में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रिश्तों में टूटन शुरू हुई। और इसके साथ आर्थिक प्रभाव में देखें तो धन का निकासी, एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी उपनिवेश थे वहाँ पर आर्थिक विकास रेलवे ने नहीं किया है। जनरली धन का निकासी और के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता था, तथा कच्चे माल के निकासी के लिए और बाजार तक जो है अपने पक्के माल पहुँचाने के लिए उपयोग किया जाता था। तो इन सबको समराइज करते हुए अंत में रेलवे पर एक निष्कर्ष लिखेंगे कि रेलवे ने विश्व को एक आकार दिया है तथा विकास के एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया, और इसके बहुआयामी प्रभावों के कारण आज रेलवे जो है विश्व परिवहन की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, आईपीसीसी की जो 6वीं रिपोर्ट है वह आ चुकी है और उसी पर यह क्वेश्चन बेस्ड है। इस प्रश्न की शुरुआत जलवायु परिवर्तन के परिभाषा से कर सकते हैं, और इस प्रश्न की मूल मांग यही है कि आखिरकार जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा खाद्य सुरक्षा पर, और ये भी उष्णकटिबंधीय देशों में, अर्थात 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ देशों में क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। इन प्रभावों को हम लोग दो भागों में बांट के लिखेंगे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट का जो रेशियो होगा 80% तक होगा, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट अधिक पड़ने वाला है, और 20% 20 जो है वह पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। कुछ जलवायु परिवर्तन से फ़ायदे भी होंगे। नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव कि जो कृषि है उसमें उत्पादन जो है घट जाएगी, और उसका मुख्य कारण क्या है कि कई स्थानों पर सूखा पड़ेगा और कई स्थानों पर बाढ़ आएगी। तो कुल मिला के जो यह इम्बैलेंस पैदा होगा, कृषि के लिए ना तो बाढ़ ही सही है ना ही सूखा सही है। इसको एक विश्व के मैप के द्वारा यह दिखा सकते हैं कि कैसे सहारा और उप सहारा क्षेत्र में मरुस्थलीकरण बढ़ा है और
कैसे सूखाग्रस्त स्थान अब और सूखे में तब्दील हो रही है, रेगिस्तान बनता जा रहा है वह, और जबकि जो पहले सामान्य वर्षा होता था वहाँ पर अब बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई, तो कृषि इससे प्रभावित होगा। दूसरा, पशुपालन जो है वह भी प्रभावित होगा, क्योंकि जब बाढ़ और सूखे की स्थितियाँ आएंगी तो बाढ़ जनित रोग भी साथ लाएंगी और इससे पशु बीमार होंगे, उत्पादकता उसकी घट जाएगी। जब कृषि में उत्पादन कम होगी तो पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचेगा, तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, अंडे उत्पादन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण होता है मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन में आप इस एक मैप को बना के दिखाइए कि कैसे मत्स्य उत्पादन जो है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच के मत्स्य उत्पादन जो है 45 डिग्री की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। कारण यह है कि जब 30 डिग्री में यहाँ पर सूर्य जो है सूर्य जो है इसके मध्य में होता है, यहाँ पर डायरेक्ट किरण पहुँचती है तो जल का जो तापमान है वह बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा कि मछलियाँ जो है गर्म पानी में नहीं रह पाएंगी और मछलियों के पास ऑप्शन है वह ठंडे जल की ओर स्थानांतरित होगी। तो यहाँ की मछली जो है 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 45 डिग्री साउथ की तरफ स्थानांतरित हो जाएगी। यही कारण कि भारत की मछलियाँ अब चीन की ओर जाने लगी हैं। तो कुल मिला के यह फूड सिक्योरिटी के लिए एक खतरा ही है। साथ ही समुद्र से जितने भी पदार्थ हमें मिलती हैं वह भी प्रभावित होगी, क्योंकि जब जल वहाँ पर समुद्र का जल का तापमान बढ़ेगा तो सुनामी, यहाँ पर सुनामी नहीं, ये चक्रवात की तीव्रता बढ़ेगी और जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वह भी क्षरित होंगे। खास तौर से कोरल रिप्स अगर ख़त्म होते हैं तो मछलियों के लिए आवास खत्म हो जाएगा और मैंग्रोव वन भी वहाँ पर भी उसकी क्षति होगी। उसके बाद एक केस और भी बनता है कि जब मान लिया जाए किसी तरह से अधिक वर्षा होगी, जलस्तर समुद्र का बढ़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर सारे जो हिमालय में वो पिघलने लगेंगे तो जलस्तर डेफिनेटली बढ़ेगा और तटीय क्षेत्र जो है वह जलमग्न हो जाएगा समुद्र के जल से, तो लवणीय हो जाएगा। अब कृषि भूमि है वह कम हो जाएगा, क्योंकि जब तटीय भूमि लवणीय हो जाएगा तो जब तटीय भवन जब लवणीय हो जाएगा तो वहाँ पर उत्पादन हो नहीं पाएगा, कृषि कार्य यहाँ पर हो नहीं पाएंगे, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट में लिख सकते हैं कि कुछ फसलों के लिए यह लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, खास तौर से उनके लिए जो फसल C3 साइकिल यूज करते हैं। आप C3 साइकिल और C4 साइकिल के बारे में साइंस में तो पढ़े ही होंगे। इसके साथ ही लवणीय भूमि नारियल के कृषि के लिए लाभप्रद हो सकता है और कई स्थानों में जलवायु परिवर्तन से ऐसा देखा गया है कि कई स्थानों पर जहाँ पर पहले बारिश नहीं होती थी वहाँ पर बारिश हो रही है। खासतौर से राजस्थान की बात करें, अगर भारत के लिए एग्जाम्पल ले तो वहाँ पर बारिश हो रही है, तो इससे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। कुल मिला के इस तरह के कुछ एनामोली यह जरूर है, लेकिन उस क्षेत्र के लिए वह वरदान है, क्योंकि वहाँ पर अब कृषि कार्य संपन्न होने लगे हैं। तो इसके साथ ही एक ओवरऑल निष्कर्ष लिखते हुए इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष लिखेंगे तथा यहाँ पर UNFCCC तथा FAO के संदर्भ से निष्कर्ष लिख देंगे। अगला प्रश्न ताजे जल से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। इसके दो खंड हैं। पहली की उपलब्धता में संकट क्यों है और इसके पहुंच में, जब अगर कहीं उपलब्ध भी है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में संकट क्या आ रही है। तो दो खंड में बांट के इसको हम लोग शुरुआत करेंगे। शुरुआत हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि FAO का आंकड़ा है कि 2030 तक 40% आबादी को स्वच्छ जल प्राप्ति करने में संकट का सामना करना पड़ सकता है या पड़ेगा। तो कुल मिला के 10 में से अगर 4 लोगों को 2030 तक स्वच्छ जल ही नहीं मिल पाएगा तो यह एक बड़ी संकट तो है ही। अब इसके पहले खंड में आएंगे कि विश्व में ताजे जल की उपलब्धता में क्या संकट आ गया है। सबसे पहला लिखेंगे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स अगर पिघल जाएंगे तो स्वच्छ जल मिल नहीं पाएगा, क्योंकि जितने भी बर्फ़ और आइस पर निर्भर नदियां हैं वह सूखने लगेंगी, तो इससे जल उपलब्धता कम होगी। दूसरा कि जलवायु परिवर्तन के बाद प्रदूषण बड़ा खतरा बन गया है। आज जितने भी अच्छे नदियां हैं उनमें फैक्ट्रियों का गंदा जल जाता है और सारा का सारा जल प्रदूषित हो जा रहा है। तो ऐसे में प्रदूषण दूसरा कारण मानेंगे और उसके कारण वह जो जल उपलब्ध हो सकता था लेकिन उसको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। तीसरा बड़ा कारण आदत है। आदत इसलिए क्योंकि कई स्थानों पर विश्व में वर्षा तो होती है लेकिन लोग वहाँ के जल को संचयन नहीं करते हैं और हमेशा जल होता क्या है, बारिश होता है वह समुद्र में जाके बह जाता है। अगर लोग अच्छी तरीके से उस जल को कंजर्व करें, चाहे वो
तालाब बना के, टैंक बना के, कुआं बना के कुछ वैसे उपाय करते तो वह जल उपलब्ध हो जाता। और चौथा बड़ा कारण है अतिशय दोहन। जनरली ये भौम जल स्तर के रूप में है। कई लोग अब इस कदर जल का शोषण किए हैं कि कई जगह तो अब खुदाई करने पर जल मिलता ही नहीं है। वह पूरी तरीके से भौम जल स्तर अति शोषित हो चुका है। खासतौर से हरियाणा, पंजाब और विश्व की बात की जाए तो जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर लगभग एक जैसे हालात हैं। इसके बाद अन्य कई कारण हैं, जैसे कि पहले कई स्थानों पर मैदान हुआ करते थे और वहाँ से जल रिस कर ज़मीन के अंदर जाता था, वह बंद हो चुका है क्योंकि वहाँ पर अब शहर बन चुके हैं। कुल मिला के चेन्नई हो चाहे जितने भी अच्छे शहर हों, वो सारे वहाँ पर बन चुके हैं। और आज जो सड़क बन रहे हैं पूरा कंक्रीट कर दिया जा रहा है, उससे जल अंदर जा ही नहीं पा रहा है। समुद्र में जाके वह जल तुरंत मिल जाता है। इतना खराब ये स्थिति है कि आज आप जहाँ भी देखेंगे हर जगह रोडें बिछाई जा रही हैं, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यह पड़ रहा है कि जल की उपलब्धता कम हो रही है। उसके बाद हम लोग दूसरे एंगल पर अर्थात पहुँच के संकट पर बात करेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि कई जगह पर जल उपलब्ध है, लेकिन वह दूसरे स्थान पर इसलिए नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वह ख़राब है। जनरली कई अविकसित और अल्प विकसित देशों में ट्रांसपोर्ट का बेहतर साधन नहीं है। दूसरा कि जो जल है उसका व्यवसायीकरण अभी बहुत कम ही मात्रा में हो पाया है। और तीसरा, जब जल है तो वह डिमांड और सप्लाई के आधार पर, इकोनॉमी के कंसेप्ट पर चलता है, ना कि मानवीय आधार पर कि जल एक मूलभूत संसाधन है, ज़रूरत है लोगों को दे देना चाहिए, ऐसी नहीं है। वह अगर किसी के पास परचेजिंग पावर नहीं है तो उसे जल भी नहीं मिल पाएगी। चौथा, जल जो है रिसोर्स, वह उसका जो वितरण है विश्व में अलग अलग तरह से है। जैसे कि मध्य एशिया के देशों में यह जो जल है उसकी समस्या है। वहाँ पर अगर मध्य एशिया में आप सऊदी अरब की बात करें, कुवैत की बात करें, तो जिस तरह से भारत में जल उपलब्ध है उस तरह से उन देशों में नहीं है, और यह प्रकृति ने ही ऐसा किया है। साथ ही रेगिस्तानी इलाकों में वर्षा की मात्रा कम होती तो इसीलिए वहाँ पर भी वह पहुँच नहीं पा रही है। और कुल मिला के यही सब कारणों से आप एक निष्कर्ष लिखें, और निष्कर्ष के रूप में ज़्यादा इसमें अच्छा होगा कि आप वे फॉरवर्ड लिखें कि आगे क्या किया जाना चाहिए। और क्या किया जाना चाहिए का मतलब है कि आप जल संचयन करें, लोगों को जागरूक करें, जलवायु परिवर्तन को रोकने का प्रयास करें। ये सारे बातों को वे फॉरवर्ड में लिखते हुए इसका अंत करें। छठा नंबर क्वेश्चन, फ्योर्ड कैसे बनते हैं? दुनिया के सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं? तो इसमें दो प्रश्न हैं। पहला, निर्माण क्यों करते हैं और कैसे बनते हैं। यह पूरी तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसीलिए इसमें अधिकतम मार्क्स ग्रोस किए जा सकते हैं। लेकिन यह प्रश्न लैंडफॉर्म से संबंधित है और बहुत लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि यह ग्लेशियर के लैंडफॉर्म से संबंधित है। यह जनरली हम लोग नॉर्वे के बारे में सुनते ही हैं, और वहाँ पर जो फ्योर्ड बना हुआ है नॉर्वे का, जिसे यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी रेखांकित किया गया है। तो जनरली होता क्या है कि फ्योर्ड जब आइस एज शुरू हुआ था उस वक्त कई लंबे वक्त तक आइस कई जगहों पर ढका रहा था, और धीरे धीरे अपरदन के कारण और ग्लेशियर अपरदित होते हुए वहाँ पर तट का भी निर्माण हुआ, और लंबे समय तक ये अपरदन के कारण ग्लेशियर के इस प्रक्रिया के द्वारा फ्योर्ड का निर्माण हो गया। तो ज्योग्राफी के इस लैंडफॉर्म के आधार पर आप वहाँ पर इसका लैंडफॉर्म को चित्र के द्वारा भी दिखाएं, और निर्माण के कारणों में जो वहाँ की स्थितियाँ होती हैं उन स्थितियों को लिखते हुए कि इसके लिए कौन कौन से कारक है, कुल मिला के किस तरह की जलवायु आवश्यक होती है और किस तरह के उच्चावाच की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों को लिखते हुए इसको अंत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लोकल क्वेश्चन के रूप में ही कह सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं है। एक बहुत ही छोटे सीमित क्षेत्र से यह क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट भी रहा होगा। यह प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी मानसून के भोजपुर क्षेत्र में इसे पूर्वी या पूर्वैया क्यों कहते हैं? इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है? तो कुल मिला के इसके दो खंड हैं। पहले इसको पूर्वैया क्यों कहते हैं और दूसरा इसके सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है, सांस्कृतिक क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया है। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है कि दक्षिणी पूर्वी जो मानसून है तो वह दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर और बंगाल सागर के खाड़ी के रूप में। तो बंगाल सागर वाली जो भाग है और उसी भाग से यह हवा जो है भोजपुर में घुसती है, और चूंकि यह हवा पूरब की तरफ से आती है इसीलिए इसका नाम पूर्वैया रखा गया है। तो आप इसको एक मैप के द्वारा और इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसको समझा सकते हैं। और इस प्रश्न का दूसरा भाग कि सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित करती है, तो कुल मिला के यह मानसूनी हवा भोजपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
है, क्योंकि जब यह मानसून घुसती है तो वहाँ पर वर्षा होती है और वर्षा कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कृषि उत्पादकता, संपन्नता और सारी चीज़ों का महत्व वहाँ पर रखती है। और कुल मिला के यह पूरी तरीके से सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जब यह मौसम घुसती है तो वहाँ पर जो गीतों का सिलसिला होता है, वहाँ पर कई तरह के लोकल गीत गाए जाते हैं। और जब किसान के पास बारिश नहीं पहुँचता है तो वो बहुत ही उदास होता है, लेकिन जब वह हवा घुसती है, वह बारिश होती है, तो उसका जो दिल है खिल उठता है। और ऐसा सोचिए कि हज़ारों सालों से यही परंपरा चलते आ रही है, तो एक कल्चर वहाँ पर विकास हो चुका है। तो कुल मिला के इनके विभिन्न एंगल्स को कि जो यह मौसम है और ये उत्पादन से कैसे संबंधित है, भारत के अगर अन्य क्षेत्रों में भी देखा जाए तो कई तरह के मानसूनी हवाएं घुसने पर संस्कृति को प्रभावित किया है, तो उसी आधार पर इसको भी लिख देना है। ऐसा हो सकता है कि जो बिहार के भोजपुर से संबंधित होंगे उनको इस क्वेश्चन में तो अधिक प्रॉफिट मिलेगा ही, बाकी अन्य जितने भी बाहरी लोग हैं एक आइडिया के हिसाब से जनरल आंसर तो लिख ही सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह संस्कार अपना मूल्य खोता जा रहा है? तो ये आपके बारे में क्वेश्चन है, तो आप इसमें दो लिखेंगे, दोनों पक्षों को पहले एक्सप्लेन करेंगे कि आप कहेंगे कि हाँ यह खोता जा रहा है, और दूसरा नो। दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, दो पक्ष इसके, और दोनों को एक्सप्लेन करते हुए लास्ट में आपको एक निष्कर्ष लिखना है। तो इसमें कुल मिला के कहना है कि विवाह, जो प्रश्न पूछा गया कि विवाह जो है लोगों को संस्कार कर रहा था, यानी कि परिवर्तन ला रहा था, और वह परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन था। लेकिन अब वह परिवर्तन विवाह के माध्यम से नहीं हो रहा है। अब लोग शादी तो कर रहे हैं लेकिन एक सकारात्मक परिवर्तन उनमें नहीं आ रहा है। प्रश्न यह पूछ रहा है। तो कुल मिला के इसको भौतिकतावादी और जो मार्केट ड्रिवन फोर्स है उसके आधार पर इसका जवाब देंगे कि कैसे आज आधुनिकीकरण ने लोगों को विवाह से जो है एक मोह भंग हो गया है। आज दुनिया मशीनीकरण की तरफ जा रहा है, शहरीकरण की तरफ जा रहा है, निर्वासित जीवन की तरफ जा रहा है, और लोग जो है अधिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति विवाह बंधन में बंधना नहीं चाहता है, वह लिव इन रिलेशन में रहना चाहता है। और कुल मिला के जो लिबरलिज्म का सिद्धांत है वह मनुष्यों को अधिकतम स्वतंत्रता की बात करती है, और लोग इसी ओर भागे चले जा रहे हैं। और इसीलिए अब विवाह का वह महत्व नहीं रहा, क्योंकि जब लोग अधिकतम स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, लोग अपने करियर के प्रति बहुत ही अधिक रुचि लेने लगे हैं और सब चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में तलाक में वृद्धि हुई है, तथा अब उस तरह का महत्व विवाह का नहीं रह गया जितना पहले था, क्योंकि विवाह के इतर भी अब समाज लोगों को स्वीकार करने लगा। कुल मिला के अब समाज में अब जो सोसाइटी है वहाँ पर अर्थव्यवस्था का ज़्यादा महत्व है इसके तुलना में कि व्यक्ति का पर्सनल जीवन क्या है। पर्सनल जीवन पर अब अधिक वरीयता उसके आर्थिक भाग को दिया जाने लगा है। साथ में इसके आंसर में नो भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी भारत के कई भागों में हम लोग यह देखते हैं कि विवाह एक बहुत ही पवित्र संबंध है और लोग अभी भी इसको पूरी तरीके से मानते हैं। और कुल मिला के जो अभी लेटेस्ट जितने भी तरह के विवाह के इतर जितने भी इंस्टीट्यूशंस आए हैं, खासतौर से लिव इन आया है, उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको दिखाते हुए आप इसमें कह सकते हैं कि विवाह का अल्टरनेट अभी उपलब्ध नहीं है, और जो उपलब्ध भी है तो विवाह जैसा जो सुरक्षा है और सम्मान है वह उपलब्ध भी नहीं है। और विवाह के इतर जितने भी संस्थान हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को दिखाते हुए एक लास्ट में विवाह के पक्ष में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि चाहे विवाह में हजारों खामियां हो सकती हैं, लेकिन इसका कोई दूसरा बेहतर विकल्प अभी उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न काफ़ी बेहतर प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाने चाहिए ताकि लोगों का ध्यान भी जाए इस ओर। तो प्रश्न है, भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? कारण पूछा है इसने, वन डायमेंशनल क्वेश्चन है यह। तो कुल मिला के यहाँ पर अंग ह्यूमन है, और अगर अभी लास्ट के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 2021 की बात करें तो लगभग 45,000 महिलाओं ने आत्महत्या किया है। तो आप भूमिका में इस तरह के आंकड़ों से शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिला के एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उससे आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं, और इनके साथ इसके वृद्धि दर को कि 6 से 7% औसतन जो है वृद्धि दर रहा है, ये सब आंकड़े प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही अब कारणों की बात करें तो आखिरकार ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अंग है, अंग ह्यूमन में ये बढ़ रही है, और ये अंग वुमेन की बात करें तो आप 18 से 30 साल के उम्र की बात की जा रही है, तो उसको ध्यान में रख के आंसर लिखेंगे। अब कई कारणों में सबसे पहला कारण जो भारत में है, भारतीय समाज में, वह पितृसत्तात्मक समाज है, और अभी भी
महिलाओं की जो स्वतंत्रता है वह बाधित है और इसी कारण इनसे जो है उनका आत्मसंतुष्टि नहीं हो पाता है और सुसाइड का रेट बढ़ता है। दूसरा है घरेलू हिंसा। हमेशा देखा जाता है कि पुरुष जो है हिंसा करते हैं और ख़ास तौर से एक कोविड का एक्सेप्शनल केस भी इसमें आप केस स्टडी के रूप में डाल सकते हैं कि कैसे जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था तो घरेलू हिंसा बढ़ गया था और इसके कारण आत्महत्या भी बढ़ गया था। नेक्स्ट है कि अभी समाज में सोशल मीडिया आ चुका है। सोशल मीडिया के कारण अब लोग जो भी लोग हैं उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुके हैं और ख़ास तौर से यंग वुमेन की, अब वे भी अपना नाम किसी क्षेत्र में करना चाहते हैं लेकिन सपने तो बड़े देख लेते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता और लगातार एक घुटन में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो ऐसे में यह जनरली होता है कि वह मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं और उसके कारण ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। नेक्स्ट है बेहतर एजुकेशन का ना होना। अभी भी देखा जाता है कि ड्रॉप आउट रेशियो जो है 10th क्लास के बाद महिलाओं का बहुत ही अधिक है और अब एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ गया है लेकिन एजुकेशन जो है बहुत बेहतर उन्हें नहीं मिल पाया, जिसके कारण जितने भी मेंटल स्ट्रेस आते हैं कि उसे कैसे हैंडल करना वह नहीं हो पाता और ना ही स्कूल में कोई बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्रदान किया जाता है, उसके गाइडेंस के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। ऐसे में वह पूरी तरीके से वल्नरेबल हो जाते हैं। और साथ ही इस बात को भी रेखांकित करना है कि अभी भी भारत में 25% जो शादियाँ होती हैं वह प्री मेच्योर शादियाँ होती हैं, अर्थात जितने भी लड़कियां होती हैं उनकी आयु 18 साल नहीं हो पाती है, उससे पहले ही उनकी शादियां कर दी जाती है। ऐसे में कई तरह के स्ट्रेस और प्रेशर आ जाते हैं और उसके बाद उन्हें वह हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं होती और ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं। फिर तो इस तरह के केसेस को आप डिफाइन करें और पूरी तरीके से आगे बढ़ाएं तथा राजस्थान का जो अभी काफ़ी चर्चा में रहा है उन केसेस को भी आप उठा सकते हैं और केस स्टडी के रूप में डाल सकते हैं ताकि वह सब्सटेंस हो सके। और NCRB का आंकड़ा आप जरूर डालें इसमें। और निष्कर्ष जो है समाधानात्मक निष्कर्ष लिखते हुए इसका अंत करें। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे को दुलारने की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली है, इस बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभावों की चर्चा करें। अब इसमें पहला एक स्टेटमेंट दिया गया है कि पहले बच्चे जो होते थे, अगर बच्चे परिवार से गुस्सा होते थे तो उनको रात में कहा जाता था कि तुम्हारे पसंद का खाना बनाया जाएगा या तुमको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा या मिठाई ला के दे देते थे, बच्चा खुश हो जाता था। लेकिन अब बच्चा खुश तभी होता है, लोग अगर बच्चा गुस्सा है परिवार से तो उसको मोबाइल बस दे दिया जाए तो बच्चा खुश हो जाता है। तो कुल मिला के जो सब्स्टिट्यूट आ गया है कि बच्चा को मनाने के लिए एक परिवार के हाथों में एक हथियार लग गया है, वह है मोबाइल। बच्चों को मोबाइल दे दो, खुश हो जाएगा। अब यही बात है, इसमें पूछा गया कि जब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चे के समाजीकरण पर। बच्चे के समाजीकरण का अर्थ है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको समाज में अब घोलना मिलना है, समाज का एक हिस्सा बनाना है। तो अब जब बच्चा के हाथ में बचपन में मोबाइल दे दिया जाए तो क्या वह समाज में घुल मिल पाएगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो भूमिका में आप कुछ एक्सट्रीम केसेस से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे एक ब्लू व्हेल गेम आया था जिसमें बहुत सारे बच्चे सुसाइड करने लगे थे, आप उससे भूमिका बांध सकते हैं। और उसके बाद मेन प्रश्न पर आइए कि समाजीकरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले आइसोलेशन, अर्थात बच्चे जो है अब अलग थलग रहने लगे हैं, अब परिवार से भी बात नहीं कर पाते हैं, अधिक समाज से भी घुल मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चा अधिकांश समय अब जब मोबाइल पर ही देगा तो बाहर कब जाएगा। इसमें एग्जांपल आप छीन कर दें कि औसतन अब एक टाइम लिमिट लगा दिया गया है कि 2 घंटे ही बच्चे देंगे। पहले तो 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे कोई टाइम लिमिट नहीं था। दूसरा है कि बच्चे जो है अब बाहर के गेम खेलने से ज़्यादा मोबाइल गेम खेलना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होगा कि बाहर जो जब फिजिकली गेम आप कबड्डी खेल रहे हैं या कोई अन्य गेम खेल रहे हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, तो उसमें आप समाज से इंटरेक्ट करते थे, लोगों को दोस्त बनाते थे। लेकिन जब आप डिजिटल एरा में जाते हैं तो आपका जो बेहतर दोस्त होता है वह कनेक्शन में है ही नहीं। आप जिसके साथ गेम खेल रहे हैं आपने कभी उसे जाना ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में आप लोगों से जान पहचान नहीं कर पाएंगे, आप अकेलापन फील करते जाएंगे। और लोगों से जो आदान प्रदान होता है, आप गेम खेलते हुए बहुत सारा चीज़ एक दूसरे से सुनते हैं, समझते हैं, और आपका जो चारित्रिक विकास होता है वह नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, बहुत सारे मोबाइल में अब बच्चे जनरली आप देखें तो वो क्या देख रहे हैं आपका उस पर कोई कंट्रोल है नहीं। और जनरली कई चीज़ें जो होती हैं हिंसात्मक चीज़ें, जनरली जो आप गेम देखते हैं उसमें कई तरह के गन फायर होते हैं, मार काट ऐसे होते हैं। तो बचपन से वह हिंसा का आदी हो गया और ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती कि वह हिंसा के प्रति बहुत ही आसानी से उसको स्वीकार कर ले। समाज में कुछ हुआ, किसी का मर्डर हो गया, अरे यार ये तो नॉर्मल है, उसने तो बचपन से यही किया है। तो ऐसे में होगा क्या कि हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। और समाज में अगर हिंसा बढ़ेगा तो समाज के लिए तो गलत इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट है एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा के रूप में सेक्सुअल कंटेंट और एक एब्यूज के रूप में चाइल्ड एब्यूज।
अगर बच्चे मोबाइल में हैं तो कई ऐसा हो सकता है कि कई लोग उसको टारगेट करके साइबर बुलिंग करें, साइबर बुलिंग के साथ ही चाइल्ड एब्यूज का केस भी बने, और हो सकता है कि कई सारे ऐसे कंटेंट उसे भेज दिया जाए जो 18+ कंटेंट हो, तो ऐसे में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई साइट अगर बच्चा खोल रहा है तो यह नहीं पूछता है कि बच्चा, उसको उस साइट में इंटर करने के लिए बस एक ही बटन दबाना होता है, और वह यहाँ लिखा होता है कि क्या आप 18+ हैं, तो हाँ उसको एक बटन दबाना है, हाँ उसमें कोई वेरिफिकेशन तो होता नहीं, तो बहुत ही आसानी से सारे कंटेंट अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से जितने भी प्रभाव पड़ेंगे समाज को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे, और इन सारे इम्पैक्ट्स को उसे जानना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इनके प्रभाव में सिर्फ नेगेटिव ना लिख के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी डालने होंगे आपको, कि कैसे सारे कंटेंट उसे अवेलेबल होंगे तो सारे तरह से उसके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगे। वह एक जो कहते हैं कोई कुआं का मेढक ना बन के पूरे ग्लोबल विजुअल से वह पूरी तरीके से अवगत होगा। और हम लोग यह भी देखते हैं कि मोबाइल लोगों को बहुत लोगों से जोड़ता है, तो अगर ऐसे में होता है तो लोगों से जुड़ने की उसकी क्षमता बढ़ेगी। और ख़ास तौर से कई बार हम लोग देखते हैं कि इंट्रोवर्ट बच्चे समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो मोबाइल जो है आइडेंटिटी छिपाने के साथ उसको एक एक्सट्रोवर्ट बनाने में भी मदद कर सकता है, और वह उसका सोशलाइजेशन बढ़ा सकता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा एलोबरेट करते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना होगा कि इसका तो उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें प्रबंधन के साथ। प्रबंधन मतलब इसके जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको ख़त्म करना होगा, और पॉजिटिव इम्पैक्ट को अधिक से अधिक बढ़ाना होगा। और जितने भी टेक्नोलॉजी है, इसमें कहना है कि टेक्नोलॉजी में जनरली कोई खामी नहीं होती, लेकिन उसके प्रयोग में खामियां होती है। आप कैसा उपयोग करें, तो इसके उपयोग को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और खास तौर से जो पेरेंट्स हैं, इस बात को बच्चों को सिखाना होगा कि उसका उपयोग कैसे करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब 250 शब्दों के होंगे तो काफ़ी एलेबोरेट करके लिखने होंगे। वैदिक समाज में धर्म की कुछ विशेषताएं, धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं? 2 भाग हैं। पहला कि उस समय का वैदिक समाज का धर्म की विशेषताएं क्या थी, और दूसरा वर्तमान में अभी क्या उनके जो मुख्य विशेषताएं भारतीय समाज में क्या आपको दिखते हैं। तो इसका पहला जो भूमिका बांधेंगे तो आप जनरली दिख सकते हैं कि वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था 1500 से ये 600 ईसा पूर्व के आसपास था, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप धार्मिक विशेषताओं को आराम से सारे बिंदुओं को लिखें कि यह जो है प्राकृतिक पूजक थे धार्मिक में, और बहुल देववाद थे, और जितने भी तरह के देवताएं थे तो उनको कैसे किया जाता था, कर्मकांड क्या थे, इनके प्रार्थनाएं क्या थी, प्रार्थनाओं पर कर्मकांड पर प्रार्थनाएं को कैसे वरीयता दी जाती थी, उन मान्यताओं को लिखते हुए फिर इसका इम्पैक्ट अभी वर्तमान में ढूंढना है। और वर्तमान में जब ढूंढेंगे तो हम लोग आज भी प्रकृति का पूजा करते हैं। खासतौर से आप देखते होंगे वर्षा के लिए पूजा करते हैं इंद्रदेव को, सूर्य की पूजा की जाती है। प्रकृति में वनों में आप कई तरह के पूजा देख सकते हैं, जैसे कि अगर जनजातियों में देखें तो सरहुल पर्व मनाया जाता है। दूसरा, आज भी प्रार्थनाएं की जाती हैं। आप देखेंगे कि जब भी पूजा होती है तो उसमें कई तरह की प्रार्थनाएं हैं, तो वैदिक काल से ही चला आ रहा है। तीसरा, आग हवन, ये सब भी वैदिक काल में ही शुरू हो गए थे। वैदिक काल के प्रथम फेज में या अधिक नहीं था, लेकिन दूसरे फेज में जो उत्तर वैदिक काल है उसमें बढ़ गया था। और आज भी आप देखेंगे कि ये अग जो है, आहुतियाँ जो हैं, विश्व में भी अब जितना भी भारत का प्रभाव जहाँ जहाँ बढ़ा है वह तो बढ़ता ही गया, और भारत में भी ये प्रचलित है। इसके साथ ही धार्मिक स्नान किए जाते हैं। और इसमें एक प्रश्न यह भी है कि समाज की मुख्य विशेषताएं, तो सामाजिक मुख्य विशेषताओं को भी लिखें कि उस समय जो महिलाओं को था पहले फेज में समानता का अधिकार दिया गया था, उस समय वे इक्वलिटी से आगे बढ़ सकते थे और महत्वपूर्ण पदों में वे रहते भी थे। और शुरुआती समय में दास प्रथा नहीं था, तो आज भी दास प्रथा अभी भी नहीं है, बीच में आ गया था, तो इसमें भी वो सिमिलिटी दिखा सकते हैं। और इसमें जो खास तौर से समाज का पार्टिसिपेशन जो राजनीति में था, आज उसी तरह का पार्टिसिपेशन है हमारे यहाँ भी। तो कुल मिला के इन दोनों एंगल्स को लिखते हुए, धर्म और समाज की मुख्य विशेषताओं को लिखते हुए प्रेजेंट में दिखा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है सल्तनत काल से, और जनरली मीडियावल से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं, फिर भी देखते हैं इसमें क्या है। सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे? उन बदलावों ने भारत के समाज को कैसे प्रभावित किया? तो इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला, सल्तनत काल में क्या तकनीकी बदलाव हुए, और वो भी बड़े बदलाव, और दूसरा कि भारतीय समाज को कैसे यह प्रभावित किया। तो प्रभाव क्या पड़ा, 2 प्रश्न हैं। सल्तनत काल का संक्षिप्त परिचय देते हुए आप भूमिका लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ बदलाव जो तकनीक के रूप में हुए हैं, जैसे कि एक धूप गाड़ी बनाया गया था, लीवर चेन बनाया गया था, और उसके बाद
इसी समय कागज़ बनाने की भी तकनीक आ गई थी, सिल्क से रेशम बनाने की भी तकनीक आ गई थी। सल्तनत काल में ही परिवहन के लिए झीन रकाब ये सब जो घोड़े में उपयोग किया जाता है वो सारे उपयोग की शुरुआत हो गए थे। और अन्य तकनीकों में इमारत निर्माण में जितने भी तरह के तकनीक लाए गए थे, खासतौर से विभिन्न शैलियाँ लाए गए थे, उनका भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। और इन तकनीकों का फिर समाज में जो बदलाव हुए उनको लिखते हुए इसका एक संक्षिप्त निष्कर्ष लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया? औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसके दो भाग हैं। पहला, औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया, और दूसरा, आदिवासियों की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। तो प्रभाव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखेंगे। नेगेटिव पॉइंट को अधिक बढ़ा के लिखेंगे और पॉजिटिव को कम, क्योंकि इनका अनुपात उसी अनुपात में था। नेगेटिव इम्पैक्ट में जितने भी तरह के कार्य हुए, खास तौर से इनकी जो सामूहिक भूमि की अवधारणा थी, सामूहिक संपत्ति की अवधारणा थी, वह खत्म हो गई। दूसरा कि यह जो अपने लिए शराब बनाते थे वह भी खत्म हो गया, उस पर टैक्स लग गया। इनका उत्पीड़न जमींदार साहूकार ये सब करने लगे, तथा प्राकृतिक संसाधनों के लिए जब ये वनों का उपयोग करते थे उस पर भी इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और बाद में इनका सामूहिक धर्म परिवर्तन भी कराया जाने लगा, खासतौर से ईसाई धर्म के रूप में जो है इन्हें टारगेट किया जा रहा था और ईसाई बनाने का प्रयास किया गया। और पॉजिटिव पॉइंट में आधुनिक शिक्षा से ये परिचित हुए, तथा जितने भी महत्वपूर्ण एक्ट बने कुल मिला के, चाहे वो संथाल परगना वाला एक्ट हो, चाहे कोल विद्रोह वाला एक्ट हो, वो सारे एक्टों को जिसके कारण उनको एक मजबूत स्वायत्त शासन के रूप में उन्हें मिला, तो वो सब छोटे मोटे बिंदुओं को लिख सकते हैं। और उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिक्रिया क्या थी, तो आप जनजातीय विद्रोह के बारे में सारी बातें जानते ही हैं। कई सारे विद्रोह हुए कुल मिला के, या जो बंगाल झारखंड के क्षेत्रों में फैला हुआ था, उसके आधार पर आप इसका प्रतिक्रिया के बारे में उत्तर लिख दें। और इस प्रतिक्रिया में आप एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा ही दें, चाहे वो बिरसा मुंडा वाला और संताल विद्रोह, कोल विद्रोह, जितने भी हैं उनका एग्जाम्पल के साथ उसे लिखें, ताकि अधिक मार्क्स आप ग्रोस कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की लंबी तटीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी करना है। संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी करना है और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालना है। तो इसमें कुल मिला के दो प्रश्न हैं। पहला कि जो भारत की तटीय रेखा है उसमें क्या क्षमता है, कितने संसाधन हैं, पोटेंशियल क्या है, और दूसरा कि मान लेते हैं खनन करते वक्त कोई खतरा आ गया तो उसके लिए हम लोग कितने तैयार हैं। तो पहला संसाधन क्षमता और दूसरा कितनी तैयारी है कि अगर कोई खतरा आ गया तो क्या कितनी तैयारी। तो दो भागों में इसको बांट लेंगे हम लोग। अब पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए हम लोग दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि इंडिया के कोस्टल लाइन में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है, तथा दूसरा कि क्या इसको इनरिस्ट किया जा सकता है और भविष्य में इसको संवर्धित करके और बढ़ाया जा सकता है। तो उन दोनों आधार पर हम लोग पहले प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या पोटेंशियल है। तो पहला लिखेंगे कि जितने भी भारत के तट में हम लोग देखते हैं कई तरह के संसाधन हैं, खासतौर से संसाधनों के रूप में मत्स्य संसाधन है, कोरल रीफ्स, कई तरह के औषधि संसाधन हैं, और यहाँ पर कई तरह के एलिमेंट्स, खासतौर से नूडल्स जो मिल रहे हैं, पॉलीमेटालिक नूडल्स, और अभी एक ऑयल रिसोर्सेस एनर्जी के रूप में एक गैसेस जो मिल रहे हैं, सेल गैस, उन सब तरह से उन सब चीज़ों को देखेंगे और कुछ आंकड़ों को भी सब्सटेंस करते हुए उसे लिखेंगे, क्योंकि आंकड़े ही यह बताएंगे कि क्या वह एक पोटेंशियल है या नहीं। क्योंकि मान लेते हैं कि कोई आंकड़ा बहुत कम है, अब समुद्र के तट में 50 केजी गैस है, तो उस 50 केजी गैस को खनन करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि यह हमारे लिए संसाधन है, वो बहुत ही कम है। अगर कोई भी चीज़ बहुत मात्रा में वहाँ उपलब्ध नहीं है तो वह पोटेंशियल उसके लिए नहीं है, उसको खनन करने में उसका कॉस्ट अधिक आ जाएगा, और कोई फैक्ट्री वहाँ पर क्यों स्थापित किया जाएगा जब उसकी मात्रा ही कम हो। तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हुए इसका उत्तर पहले भाग का लिखेंगे कि क्या है और उसकी संभावनाएं क्या हैं। दूसरा, इसकी तैयारियाँ क्या हैं। तो तैयारियों में दो तरह से हम लोग करेंगे कि अभी तक क्या तैयारी हो चुकी है, और दूसरा कि अभी भविष्य के लिए अभी क्या तैयार हम लोग कर रहे हैं। तो पहला कि तटीय क्षेत्रों में जितने भी होते हैं वहाँ पर तटीय क्षेत्रों के लिए फोर्सेस हैं, कुल मिला के जो नेवी है वो वहाँ पर प्रोटेक्ट करती हैं, और कोस्टल फोर्सेस भी होते हैं वहाँ भी प्रोटेक्ट करते हैं। और कई बार इस बात को भी एक खतरा के रूप में हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई चीज़ खनन कर रहे हैं, मान लेते हैं समुद्र के तल से तेल का खनन कर रहे थे और तेल लीक हो गया और समुद्र में फैल गया, तो यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। तो उसके लिए भी
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रिपेयर्डनेस हम लोग का है, जैसे कि ऑयल जेपर का उपयोग करते हैं, एक बैक्टीरिया है जो तेल को खा जाता है, या फिर कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी तकनीक है उस तकनीक को हम लोग थोड़ा लिखेंगे, जितने भी तकनीक हैं उन तकनीकों को लिखेंगे कि जिससे प्रोटेक्शन प्रदान किया जा सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर मत्स्य संसाधन का ही अति दोहन हो रहा है, तो उसके लिए भी अब टाइमलाइन और गाइडलाइंस दे दिए गए हैं, और एक लॉ को जो है हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। साथ ही फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए पृथ्वी मंत्रालय डीप ओशियन मिशन भी कर रहा है, उसका भी आप उल्लेख कीजिए, और यह भी बताइए कि वह भविष्य के लिए एक रोड मैप बना रहा है, जिससे भारत का जो भविष्य है इस क्षेत्र में काफ़ी सुनहरा हो सके। और इसी निष्कर्ष के साथ आप इस क्वेश्चन का अंत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्यजीव अभयारण्य के महत्व को आप आकलन करना है। तो इसके दो प्रश्न हैं इसमें। पहला कि वनस्पति की विविधता के लिए कौन से कारक हैं, और इन कारकों को लिखने के बाद हर एक कारक का विस्तार भी देना है। और दूसरा कि इन वन क्षेत्रों में जो है वर्षा वनों में वन्यजीव अभयारण्यों का क्या महत्व है। तो दो भागों में इसको बांटेंगे पहले प्रश्न को। तो पहले एक भूमिका बनाएंगे और उसके बाद पहला उत्तरदायी कारक लिखेंगे। तो कारकों में है, भारत में विविधतापूर्ण वनस्पति पाए जाते हैं। इसका सबसे पहला कारण है अलग अलग जलवायु है। भारत में विभिन्न तरह के जलवायु पाए जाते हैं, चाहे वो मानसूनी जलवायु प्रकार है, चीन प्रकार की जलवायु है, पर्वतीय में भी शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है पर्वतों में। तो इस तरह से जहाँ जलवायु बदलने से जो है पेड़ पौधे बदल जाते हैं। दूसरा है उच्चावच, मतलब हाइट। कई जगह हम लोग देखते हैं भारत में पहाड़ है, पर्वत है, कुल मिला के आप अगर नीलगिरी पर्वत की ओर जाएँ तो वहाँ पर हाइट के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से बदलता जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर उस कारण को एलाबोरेट करेंगे कि 900 मीटर तक जो है जनरली वर्षा कारक महत्वपूर्ण होता है प्राकृतिक वनस्पति के उत्पादन के लिए, लेकिन 900 मीटर के हाइट से बढ़ने के बाद वहाँ पर जो है तापमान महत्वपूर्ण कारक होता है। और यही कारण है कि 900 मीटर के बाद जो है उष्णकटिबंधीय वन से उपोष्णकटिबंधीय वन प्राप्त होने लगते हैं। और फिर कुल मिला के आप इसको हिमालय के क्षेत्र में भी ले आइए, वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन, वो सारे टुंड्रा वन, सारे चीज़ों को वहाँ पर आप एक्सप्लेन कीजिए, जो हाइट के हिसाब से एक्सप्लेन हो जाएंगे। उसके बाद आप एक नया फैक्टर के रूप में तटीय वनों के रूप में मैंग्रोव वन का जिक्र करिए, और उसमें जो कारक है आप सैलिनिटी और जल की, जो तटीय जल की आवश्यकता, तो उसको थोड़ा एलोबरेट कीजिए। उसके बाद एक मानव कारक भी लिख सकते हैं, क्योंकि मानव ने पूरी पृथ्वी को बदला है और भारत में भी यह बदलाव जनरली देखा जा रहा है। कुल मिला के मानव ने भी कई स्पीसीज को भारत में लाया है, जिसके कारण यह विविधता बढ़ रही है। जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में ड्रैगन फ्रूट के बारे में सुन रहे होंगे, और भी कई पौधे हैं जो भारत के अपने स्थानीय नहीं हैं और बाहर से ईजाद किए जा रहे हैं और भारत में वह विकसित हो रहे हैं। कुछ उदाहरण देके उसको फिर पहले भाग को समाप्त करेंगे और दूसरे भाग में फिर आएंगे। और यह प्रश्न रेन फॉरेस्ट से संबंधित है कि रेन फॉरेस्ट में जो वर्षा वन है उसमें वन्यजीव अभयारण्य का महत्व। तो सबसे पहला बात कि जो वन्य जीव होते हैं वहाँ पर किसी विशेष वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है, और इससे क्या होता है कि फूड चेन बना रहता है, यह महत्व है। दूसरा कि जितने भी जीव होते हैं वनों में वह बीजों को स्कैटर करते हैं, बिखेरते हैं, और इससे क्या होता है कि वे हमेशा के लिए जंगल बने रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदर मान लेते हैं, और वह बंदर अंजीर खाता है। अंजीर के बीज, अब ऐसा नहीं है कि उसी अंजीर के पेड़ पर वह बंदर बैठेगा, वहीं पर बैठ के खा भी लेगा, ऐसा नहीं होता। वह उस बीज को कहीं और भी फेंक सकता है। और इसी तरह से कई ऐसे जीव होते हैं, जैसे राइनोसॉर्स माना जाता है कि बीज स्कैटरिंग होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस उसके तो है ही। उसके बाद एक जानवरों को संरक्षण देना भी होता है, कंजर्वेशन, यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वर्षा वनों में जो विविधता होती है सर्वाधिक विविधता हो पाई जाती है, और अगर उनका संरक्षण ना किया जाए तो जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वह भी बिगड़ जाएगा। अगला है वन्यजीव जो है प्रकृति को नियंत्रित भी करते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं शाकाहारी है, तो शाकाहारी अगर अतिशय वनों का फैलाव होता है तो शाकाहारी जीव उसको नियंत्रित करते हैं, और इससे क्या होता है कि एक पेड़ पौधे का नियंत्रण बैलेंस भी बना होता है। उसको फूड चेन में भी हम लोग इसको एलैबोरेट करके लिख सकते हैं, या फिर अलग से इसका लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है। और एक अगला बिंदु पशु अधिकार के रूप में लिख सकते हैं, एनिमल राइट्स। हम लोग जनरली यहाँ देखते हैं कि एनिमल राइट्स काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और ख़ासतौर से अभी क्रूरता अधिनियम आज से 50 साल पहले भी पारित किया गया था,
और विभिन्न जीवों का संरक्षण के लिए भी नियम बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के अब इस बात को तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि पृथ्वी में केवल और केवल इंसानों का अधिकार नहीं है, अन्य जीवों का भी अधिकार है। और वन्य जीव अभयारण्य वह स्थान है जहाँ पर सत्यापित अधिकार जो है वन्य जीवों का है। तो इस रूप में उसको हम लोग देख सकते हैं, इसके महत्व के रूप में। और फिर इसके संरक्षण के प्रयास के साथ एक छोटा निष्कर्ष लिख के खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों है? इसमें कारण बताना है कि आर्थिक विकास तो हो रहा है लेकिन मानव विकास नहीं हो रहा है, इसके कारण बताने हैं। तो आप भूमिका में आर्थिक विकास और मानव विकास के परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कारणों में आइए। तो सबसे पहले आर्थिक विकास कई बार हम लोग याद देखते हैं, पहले इसको समझना जरूरी है कि आर्थिक रूप से कोई सशक्त हो गया, उसके पास इनकम तो आ गया, वह पैसा भी कमाने लगा, उसकी आय भी अच्छी हो गई, लेकिन उसका जो मानवीय विकास है, मानवीय विकास को आप एसडीआई के रूप में ले सकते हैं। इसमें आप माना जाता है कि आप बेहतर शिक्षा प्राप्त कर ले, स्किल अच्छा हो जाए, हेल्थ अच्छा हो जाए, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए, अर्थात आप अच्छे से अपना वेल मैनेजमेंट करने लगे हैं। कुल मिला के आप एक ह्यूमन कैपिटल बन गए हैं। अर्थात अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके आंतरिक स्वभाव में भी बदलाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके तिजोरी में पैसे भर रहे हैं। ये विकास मानव विकास नहीं है, वो आर्थिक विकास है। तो कारणों में आप लिखना शुरू करें कि जनरली होता क्या है कि भारत जैसे देशों में स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं है। लगातार कोई एक ही जॉब में बना रहता है और उसी जॉब को जीवन भर करता रहता है और आर्थिक रूप से उसे इनकम तो हो रहा है लेकिन वह अपना स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इसके एग्जांपल पर लो इनकम ट्रैप कंट्रीज का एग्जांपल आप दे सकते हैं। दूसरा, एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ पर जो है जनरली लोग खर्च करना नहीं चाहते हैं। तीसरा, आर्थिक असमानता के रूप में से लिख सकते हैं कि जो आर्थिक विकास हुआ है कुछ सीमित लोगों का ही आर्थिक विकास हुआ है और अधिकांश लोग अभी भी गरीब हैं। तो जब उनके पास आर्थिक उन्नति उनकी हुई ही नहीं है तो मानवीय विकास तो एक कल्पना ही है। इसके साथ आप कुछ केस स्टडीज़ के रूप में नॉर्वे, स्वीडन, ये सब का केस भी लिख सकते हैं। और लास्ट में एक वे फॉरवर्ड लिखिए कि इस गैप को कैसे कम किया जाए, और इसी के साथ आप इस प्रश्न का उत्तर अंत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न डायरेक्ट हिट किया हुआ है। 1960 के दशक में शुद्ध आयातक से भारत शुद्ध निर्यातक बन गया। बस कारण बताना है, एक ही प्रश्न है इसमें, कोई ज़्यादा लपेटा नहीं है इसमें। तो 1960 से पहले हम लोग अमेरिका से टूटे हुए गेहूं आयात करते थे क्योंकि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी नहीं थी। हम लोग अकाल के भी शिकार थे और हमारे यहाँ जो फूड था वह प्रोटेक्शन भी काफ़ी कम था। तो बस वही कारण बताना है कि 1960 में ऐसा क्या हो गया जो हम लोग आयातक से निर्यातक बन गए। तो कारणों में सबसे पहला हरित क्रांति लिखना है। और हरित क्रांति में हम लोगों ने देखा कि कैसे फर्टिलाइज़र और रसायनों के उपयोग से बेहतर तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जाए। अगला, हरित क्रांति के साथ अन्य क्रांति भी लिखिए, जितने भी अन्य क्रांति, चाहे वो फ्लूइड क्रांति हो, पिंक क्रांति, जितने भी क्रांति उसको संक्षेप में थोड़ा लिखें। नेक्स्ट, कृषि का मशीनीकरण हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि ट्रैक्टर ये सब आने लगे थे और उससे क्या हो गया कि इससे उत्पादन को बढ़ावा मिला और त्वरित गति से ये कार्य होने लगे। नेक्स्ट, भूमि सुधार हुआ। भूमि सुधार में क्या हुआ कि जितने भी छोटे छोटे टुकड़े थे उसे जोड़ के बड़ा बना दिया गया। खासतौर से पंजाब हरियाणा में काफ़ी सफल रहा और वहाँ पर कृषि का उत्पादन भी काफ़ी तीव्रता से बढ़ गई। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई। कई जगह बड़े बड़े तालाब और डैम बनाए गए। इससे क्या हो गया कि सिंचाई के लिए जल मिला और जब सिंचाई होने लगा तो भारत का अधिकांश भागों में जब सिंचाई होगी तो सालों साल खेती होने लगी, उत्पादन एकदम चरम पर पहुँच गया। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी। भारत सरकार ने साइंस के क्षेत्र में भी शोध की और उन्नत बीज उसके बाद प्रदान करना शुरू किया। आपको पता होगा कि हाइब्रिड बीज जो है उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद तो चाहे वो बीटी कॉटन हो, जो ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का भी प्रयोग किया जाने लगा और इससे उत्पादन तो काफ़ी और भी बढ़ गया। नेक्स्ट, कृषि के लिए ऋण जो है औपचारिक ऋण मिलने लगा। अभी लगभग 20% किसान ही अनौपचारिक ऋण के अनौपचारिक ऋण लेते हैं, बाकी 80% से ऊपर किसानों को अब औपचारिक ऋण मिलता है। और जब ऋण मिलेगा तो वह कृषि भी मन से कर पाएगा। पहले क्या होता था कि साहूकारों के चुंगल में, जमींदारों के चुंगल में किसान फंस के रह जाता था। तो अब वैसी व्यवस्था भी काफ़ी सीमित हो चुकी है, तो ऋण अच्छे से मिलने लगा, कृषि अच्छे से होने लगी। नेक्स्ट, एमएसपी मिलने लगा। एमएसपी से न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से किसान अब अपने आय से
ये तो निश्चित हो गए थे कि हमारा आय निश्चित हो गया है। नेक्स्ट बीमा, जब इंश्योरेंस होने लगा फसलों का तो इससे किसान अब निश्चित हो गए थे कि अकाल भी पड़ेगा तो हमारा नुकसान नहीं होगा। एक तरह से इंश्योरेंस जो है उनके लिए एक वरदान बना। नेक्स्ट, इसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगने शुरू हुए। इससे क्या हो गया, उत्पादन के बाद मांग बढ़ी। अब प्रोसेस्ड फूड की मांग काफ़ी बढ़ चुकी है। आप जाके दुकान से सॉस खरीदते हैं, चाहे वो केचप खरीदते हैं, वह टमाटर का बना होता है। अब टमाटर तो किसान के यहाँ से आएगा, तो एक तरह से मांग जनरेटेड कृषि शुरू हो गई और उसके बाद फिर कृषि का व्यवसायीकरण भी होना शुरू हो गया। जैसे कि आप हिमालयन कंट्रीज में आप देखेंगे मैकडोनल्ड कंपनी इस तरह के ठेके लेती है। इसे आप कॉन्ट्रैक्टेड फार्मिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद ड्रग फार्मिंग और विभिन्न परियोजनाएं जैसे चमन परियोजना, इस तरह के सारे योजनाओं ने मिलकर इस भारत को आयातक से एक निर्यातक बना दिया। ऐसे अन्य कई बिंदु हैं, लेकिन आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखें और आपको 250 शब्द ही लिखने हैं, तो इन सब चीज़ों को लिखते हुए आप तो उससे भी क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और अधिक पृथक्करण और हाशिए पर ले जाता है। इसमें कुछ और पूछा नहीं है। इसका उत्तर आपको 2 फॉर्मेट में देना होगा कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। दोनों पक्षों को एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको पहला पक्ष में लिखना होगा कि हाँ शहरीकरण ने गरीबों को और अधिक हाशिए पर धकेल दिया है, और उसके कारणों में आपको ये सारी बातें लिखने की, जब वो शहर में आ रहे हैं, बस रहे हैं और वो पहले से ही गरीब हैं, उनके पास पूंजी है नहीं है। अब चूंकि शहर में किसी तो किया नहीं जाता है, तो कुल मिला के वैसे कार्य किए जाएंगे जो जनरली पूंजी से संबंधित होते हैं, या तो फिर वह रोजगार कहीं पर अपना सेवा प्रदान करे, एक कर्मचारी के रूप में जाए। तो भारत जैसे शहरों में श्रम जो है बहुत ही सस्ता है और ऐसे में उसको बहुत ही अच्छा से आय प्राप्त नहीं हो पाता और बेरोजगारी दर भी काफ़ी अधिक है। ऐसे में ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि वह निरंतर उस रोजगार को पाए रखे। और अगर मान लिया जाए पहले से वह गरीब है तो शहर में वह मेन कोर एरिया में नहीं बस पाता, वह मलिन बस्तियों में बसता है। और ऐसे में ऐसा होता क्या है कि सरकारी लाभों से वह वंचित हो जाता है। कई आंकड़ों में आप देखेंगे कि 50% से अधिक झुग्गी झोपड़ियों में किसी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब कारणों को आप वहाँ पर बताइए और उसके 9 पार्ट में आप ये दिखाइए कि कई लोग अब शहर की ओर आ रहे हैं और वहाँ पर जैसे कि इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो कई सारे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। कई सारी कंपनियां जो है स्किल डेवलपमेंट करवा रही हैं और इससे कई लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। सरकार कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। तो यह कहना भी सही नहीं होगा कि शहरीकरण के कारण गरीबों को और हाशिए पर धकेल दिया है। तो इन दोनों को जोड़ते हुए लास्ट में एक बैलेंस्ड अप्रोच के रूप में शहरी मलिन और गरीबों को, मलिन बस्तियों और गरीबों को ध्यान में रखते हुए आप निष्कर्ष लिखें कि आखिरकार इसको हटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वे फॉरवर्ड आपको लिखना है कि आगे सरकार द्वारा इसमें और अन्य जितने भी फैक्टर्स हैं उनके द्वारा क्या किया जा सकता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और अस्थिर दोनों ही क्यों हैं? तो इसमें आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको पूछा तो कारण है कि आपको कारण बताने हैं कि आखिरकार जातीय अस्मिता जो आइडेंटिटी है, कास्ट आइडेंटिटी, वह गतिशील क्यों है, पहला कारण बताना है, और दूसरा वह अस्थिर क्यों है। तो पहले में आप देखेंगे कि जो अस्थिर है उसके भी कई कारण हैं। भारत में जाति प्रथा इतना मजबूत है कि आज भी जाति प्रथा से बहुत सारी चीज़ें संचालित होती हैं। ख़ास तौर से आप देखेंगे कि जो गाँव में लोग बसते हैं तो जातिगत रूप में बसते हैं। निम्न जातियों के लिए अलग बस्तियां होती हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज भी जातिगत पेशा है, जैसे कि नाई है, धोबी है, ग्वाला है। उसके बाद आज भी जातिगत विवाह होते हैं। कई हम लोग आज भी चाहे कई जगह पर देखते हैं, खासतौर से गाँव में होता है कि लोग अपने ही जाति में, बिरादरी में शादी करना पसंद करते हैं। और ख़ासतौर से राजस्थान में तो यह बहुत ही रूढ़िवादी तत्व है। उसके बाद जाति ही उसके पहचान का एक कारक बन जाता है। भारत में इस तरह से चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आज भी लोग अपने पहचान के रूप में दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक महार जाति है या कोई अन्य, तो अपने साथ कुछ टाइटल जोड़ता है जिससे वह पहचान में आ जाता है कि उसी से वह है। जैसे कि राजपूत किसी ने जोड़ा है, किसी ने अपने नाम के सामने टाइटल दास जोड़ा है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। चाहे अम्बेडकर जोड़ा है। उसके बाद जाति जो है हमारे अटायर से, संस्कृति से, कल्चर से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर
एक पंडित जो है किस तरह का वस्त्र धारण करेगा, जनरली आप देखते हैं पूजा करते वक्त, तो ये सारे जो जुड़े हुए वह जातिगत तरीके से ही जुड़ा हुआ है। और अब दूसरे बिंदु पर आते हैं कि यह अब गतिशील हो गया है। अब उसके कारण में भी देंगे कि अब यहाँ पर समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया, आर्थिक पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और अब बाजार आधारित व्यवस्था होने के कारण शहरीकरण की ओर लोग बढ़ रहे हैं। अब आपको भी ये पता है कि शहर में आपके बगल कमरे में किस जाति का है कोई नहीं पूछने जाता है, उसको तो पता भी नहीं है कि किसका नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर पहले देखते हैं अम्बेडकर के बारे में आप जानते होंगे, तो जब वे लंदन से वापस भारत लौटे थे तो उन्हें जो है गुजरात में रहने के लिए कमरा नहीं मिल पा रहा था, कारण बस यही कि वह निम्न जाति का था। तो वो सारी बातें खत्म हो गई हैं। अब शादी भी आप देखते हैं शहरों में, ये जो जाति प्रथा का बंधन है वह टूट गया है, लगभग खत्म होने लगा है। नेक्स्ट है, आज विश्व जो है पूरे देश का और पूरे विश्व का एक वैश्वीकरण होता जा रहा है, पूरा समाज जुड़ता जा रहा है। और इससे हुआ क्या है कि भारत के बाहर तो अधिकांश देशों में जाति प्रथा तो है नहीं, तो उनको कोई मतलब है नहीं, ऐसे में यह बंधन भी कमज़ोर होता गया है। उसके बाद आज शिक्षा और आधुनिकता के कारण, आज साइंटिफिक रीजनों के कारण इन सब चीज़ों का को एक रूढ़िवादी तत्व कह के बहिष्कार भी किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल कुछ दिए गए हैं संविधान में, खासतौर से आर्टिकल 7 और कुछ विधिक अधिकार जो सिविल अधिकार के रूप में जाने जाते हैं, उसके आधार पर अगर जातिगत रूप से किसी तरह का भेदभाव होता है तो वह एक दंडनीय अपराध है। और इन्हीं कारणों से ये सारे तत्व जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को एलोबरेट करें और उसके बाद एक निष्कर्ष के रूप में लिखें कि जातिगत रूप से भारत का पहचान काफ़ी जो है मजबूत रहा है, लेकिन ये जो जातिगत बंधन है जो लोगों को दमित शोषित करता है, उसका वह पक्ष काफ़ी नकारात्मक है और इसीलिए उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। और आप कई तरह के स्टेटमेंट भी इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर राष्ट्रीयता और जाति में संघर्ष होगा तो इन दोनों के संघर्ष में कोई एक ही बचेगा, या तो राष्ट्र ही बचेगा या तो जाति ही बचेगा। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की आवश्यकता है। अभी हम लोग एक केस स्टडी के रूप में आप यहाँ भी देख डाल सकते हैं कि जो जातिगत जनगणना का अभी एक विवाद उठा हुआ है, जिसके कारण इस पक्ष पर जोर दिया जा रहा है कि अगर यह जनगणना किया जाता है तो उन लोगों को चिन्हित किया जा सकेगा जो आर्थिक रूप से और जातिगत रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, उनका पहचान किया जा सकेगा और उनको फिर लक्षित करते हुए उनका उत्थान किया जा सकेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा आप इसे देखिए कि संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभावों की विवेचना कीजिए। इसमें एक ही क्वेश्चन है कि प्रभाव बताना है, लेकिन इसके फिर दो भाग हो जाएंगे। ये प्रभाव बताना है कि जो पोस्ट लिबरलिज्म इकोनॉमी का प्रभाव पड़ा हुआ संजातीय पहचान पर, अर्थात एथनिक आइडेंटिटी पर क्या पड़ा, और दूसरा कि कॉम्युनलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड और फिर दूसरा खंड। तो फिर हम प्रभावों को भी दो भागों में बांटेंगे, पहले का भी पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे और दूसरा का भी पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे और लास्ट में एक निष्कर्ष लिखेंगे। भूमिका में आप पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का कार्यकाल बताते हुए कुछ बिंदुओं विशेषताओं के साथ निष्कर्ष भूमिका लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पहले पार्ट में आएंगे कि यह एथनिक आइडेंटिटी पर क्या प्रभाव डाला। तो जनरली हुआ क्या, जब पोस्ट लिबरलिज्म हुआ 1992-90 के दशक में, तो उस समय आर्थिक पक्ष काफ़ी प्रभावी हो गया और सामाजिक पक्ष जो है कमज़ोर होता गया। इसके बाद इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़े। पहला कि जो एथनिक कल्चर के कारण उससे भेदभाव किया जाता था वह कम होने लगा, लोगों का पहचान अब उसकी आर्थिक स्थिति से होने लगी है। और ख़ास तौर से व्यवसाय करने के लिए लोग एक से दूसरे स्थान पर जाने लगे, तो एक दूसरे में घुलने मिलने भी लगे, जैसे कि नॉर्थ और साउथ का एक घुलन मिलन चलने लगा। आप एक देख सकते हैं कि नॉर्थ वाले साउथ में जाके बसने लगे हैं, चाहे वो एम्प्लॉय के रूप में काम करने लगे हैं, तो इस तरह से एक दूसरे में घुलने मिलने लगे हैं। लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, जैसे कि आप महाराष्ट्र वाला जानते होंगे केस, जिसमें दक्षिण भारत के लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। तो ऐसे में पोस्ट लिबरल में हुआ क्या कि इस बात पर कि स्थानीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए और इसीलिए इसको हटाने के लिए एथनिसिटी को फिर से बढ़ावा देने लगा कि दूसरे एथनिसिटी, दूसरे कास्ट, दूसरे राज्यों के लोगों को हटाया जाए। और आज भी यह देखा जाता है कि पोस्ट लिबरलिज्म होने के बाद भी
नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली में हिंसा का सामना करना पड़ता है, चाहे उन्हें चिंकी कह के बुलाया जाता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है, घटना भी है, और बहुत सारे हिंसा भी हम लोगों ने देखा है। तो उन सब चीज़ों को एलेबोरेट कीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ। उसके बाद आप कम्युनलिज्म की बात कीजिए। तो इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट यह हुआ है कि लोगों को जो है विभिन्न धर्मों को, विभिन्न विचारधाराओं को, लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया, क्योंकि जब इकोनॉमी बढ़ने लगा तो सबकी आर्थिक स्थिति बढ़ने लगी और सब एक साथ काम करने के लिए भी एक साथ आने लगे। लेकिन इसके उल्टा भी यह भी हुआ कि जब लोग संपन्न होने लगे तो उसकी शक्तियाँ बढ़ने लगी, और उसके बाद अपने रूढ़िवादी तत्वों को भी लोग संरक्षण ज़्यादा प्रदान करने लगे। इससे क्या हो गया कि दो सांप्रदायिकता के बीच खटास भी बढ़ने लगी। उसके साथ ही यह जो आर्थिक विभाजन है, आर्थिक विभाजन भी बढ़ता गया है। कई लोगों को 1992 के बाद बहुत ही अधिक उन्नति हो गई और एक क्लास डिवाइड भी आया है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ धर्मों को टारगेट किया जाता है कि इन धर्मों को पोस्ट लिबरलिज्म का अधिक फायदा हुआ है और हम लोग तो पीछे रह गए हैं इस धर्म के कारण। तो ये धार्मिक मनमुटाव का भी कारण बन जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप एनालाइज करते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं कि पोस्ट लिबरलिज्म ने भारत में एक सकारात्मक दिशा की ओर कदम तो बढ़ाया है, लेकिन उसके साथ ही कई सारे चुनौतियां आ गई हैं, और उसको सुलझाने के लिए कुछ पॉइंट्स दे दीजिए कि ये सारे करने होंगे और इससे हम निपटान कर सकते हैं। चलिए आज यहीं तक 20 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है और सभी चीज़ों को थोड़ा संक्षेप में ही देखा है। कई प्रश्नों के कई सारे एंगल्स पर हम लोग बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश किया कि कम से कम जो मेन फॉर्मेटिंग है उस पर हम लोग बात कर सके, और जो थोड़े मोड़े एंगल्स हैं उस पर बात कर सके, और कम से कम जो प्रश्न की डिमांड है उस पर हम लोग बात कर सके। और आज यहीं तक, धन्यवाद।